हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शॉल। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो से हम लोग को साइंस का थर्ड चैप्टर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। In our daily life, there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. Tea leaves are separated from the liquid with a strainer while preparing tea. Figure 3.1. Grains is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. We gain cotton to separate its seeds from the fibers. यानी कि आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में ये देखा होगा कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को उन सब्सटेंस को उनके जो मटेरियल्स होता है उनके मिक्सचर से हटाते हैं। जैसे कि जो टी लीव्स होती हैं उन्हें हम लोग लिक्विड से हटाते हैं, किससे? स्ट्रेनर से हटाते हैं जब हम लोग चाय बना रहे होते हैं। ये देखिए आप लोग यहाँ देख पा रहे फिगर 3.1 में। या हम लोग जब ग्रेन्स होती हैं, जो अनाज होता है, जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं, फसल काटते हैं, तो क्या होता है कि जो ग्रेन्स होती हैं उनको हम लोग बहुत सारी जो वीड्स होती है, स्टॉक्स होती हैं, उनसे अलग करते हैं। या हम लोग जब मिल्क और कर्ड होता है उसमें जो कर्ड होता है उसको हम लोग बटर से सेपरेट करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ हैं, जैसे कि जो कॉटन है उसे हम लोग सीड्स के जो फाइबर्स होते हैं उनसे सेपरेट करते हैं। Perhaps you might have eaten salted dalia or poha. You have found that it had chilies in it. You may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container. Right? Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller? Than mango or guava. Imagine you are given a glass of sand with salt mixed in it. Impossible even to think of separating salt from the mixture by picking out grains of sand by hand. यानी कि आप लोगों ने वो जो सॉल्टेड दलिया होता है या पोहा होता है उसे तो आप लोगों ने कभी ना तो कभी खाया होगा। उसमें आप लोगों ने ये देखा होगा चिलीज यानी मिर्चियाँ उसमें मिली होती हैं। आप लोगों ने उसको खाने से पहले आप लोगों ने उसको हटाया होगा। बहुत लोग करते हैं कि मिर्ची को खाने से पहले जिस भी फूड आइटम में होता है उसको हटा देते हैं, जैसे दलिया या पोहा, इनमें जो भी मिर्ची होती है वो हटा देते हैं। तो सपोज करिए कि आपको एक बास्केट दी गई जिसमें मैंगो और गुआवा है और इन लोगों को मैंगो और गुआवा को सेपरेट करने को कहा गया। तो आप क्या करोगे? आप एक दूसरा कंटेनर रखोगे और उसमें गुआवा रख दोगे। तो ये तो अच्छा दिखता है, सही, मतलब कि ईजी दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग कहें कि जो गुआवा और मैंगो है, इनमें एक और चीज़ मिक्स्ड है और वो काफ़ी छोटी है, मतलब कि जैसे कि राइस मिक्स्ड है, अब उसको हटाना ये तो बहुत इम्पॉसिबल हो गया। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे? तो इसके लिए आप मतलब कि अगर इमेजिन करिए कि आपको कोई गिलास का जो सैंड हो, मतलब कि ग्लास के अंदर सैंड भरी हो और उसमें सॉल्ट मिक्स हो। तो उसमें क्या है कि इवन टू थिंक ऑफ सेपरेशन सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ द सैंड बाय हैंड, यानी कि ऐसा लगेगा जैसे ये इम्पॉसिबल है कि आपने एक गिलास में सैंड भर दी और फिर उसमें सॉल्ट को मिक्स कर दिया। फिर उसमें क्या करना है कि वो जो सॉल्ट है उसको पिकिंग आउट, यानी उसको उस सॉल्ट को जो सैंड है उससे सेपरेट करना है बाय द यूजिंग ऑफ आवर हैंड, अपने हाथों से। तो एक तरफ से इम्पॉसिबल हुआ, इम्पॉसिबल। तो अब इधर हमारी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, तो चलिए इसे भी पढ़ते हैं। In column 1 of table 3.1 are given a few processes of separation.
The purpose of separation and the way separated component are used in mentioned column 2 and 3 respectively. However, the information given in columns 2 and 3 is jumbled up. Can you match each process with its purpose and the way separated components are used? We see that before we use a substance, we need to separate harmful or non-useful substance that may be mixed with with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग कॉलम 1 और में जो देखेंगे, टेबल 3.1 में जो कॉलम 1 है उसमें क्या है कि उसमें जो पर्पस है सेपरेशन करने का और जो कंपोनेंट है, मतलब कि कैसे पर्पस होता है, क्या पर्पस होता है किसी भी चीज़ को सेपरेट करने का, और उनका कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उनका सेपरेशन कैसे होता है, पर्पस क्या होता है, मेंशन, वो सब कॉलम 2 और 3 में लिखा है। तो हम लोग उसे कवर कर लेते हैं। तो पहला कॉलम में क्या, सेपरेशन प्रोसेस, दूसरे में पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, फिर तीसरा व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स। तो फर्स्ट सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, फिर पर्पस टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट, फिर थर्ड क्या है, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट। यानी कि इधर समझिए कि जैसे कि हम लोग को राइस और स्टोन दोनों मिक्स हो गए, तो हम लोग को इनको अलग अलग क्यों करना है, क्योंकि ये दोनों यूजफुल, टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स है। ये दोनों कंपोनेंट यूजफुल हैं लेकिन डिफरेंट है, इसलिए हम लोग को इनको सेपरेट करना होगा, ये इनका पर्पस होगा। और इसे फिर हम लोग जब सेपरेट कर लेंगे तो राइस को हम लोग एक जगह रख देंगे, जो स्टोन होगा उन्हें हम लोग फेंक देंगे। और फिर ये थर्ड क्या है, कर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, फिर इसका पर्पस टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, फिर वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटीज। अब इधर समझिए कि जो मतलब कि जब मिल्क को बटर मतलब बनाना जाता है तो क्या करा जाता है कि जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होता है उन्हें रिमूव कर दिया जाता है, तो वो बटर बन जाता है। फिर और जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसे हम लोग फेंक देते हैं। फिर थर्ड क्या है, सेपरेट टी लीव्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स, वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स। यानी कि जो जो टी होती है और जो सेपरेट टी लीव्स होती हैं उनको सेपरेट करा जाता है। क्यों करा जाता है, ताकि जो इम्प्योरिटीज़ और हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो चले जाएं और हम लोग दोनों कंपोनेंट्स का यूज़ कर लेते हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो टेबल 3.1 में थी, तो ये हमारी इधर कवर हो गया। अब हमारा क्या है, वी सी दैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन useful substance that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. यानी कि हम लोग कभी कभी जब भी कुछ खाना पीना बनाते हैं या कुछ भी करते हैं तो उसमें जो नॉन यूजफुल और हार्मफुल कंपोनेंट्स होता है उसे हम लोग हटा लेते हैं, और जो और कभी कभी तो हम लोग यूज़फुल कंपोनेंट्स को भी सेपरेट कर लेते हैं ताकि उस यूज़फुल कंपोनेंट्स का हम लोग सेपरेटली कोई एक यूज़ कर सके। तो फिर क्या है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स, दीज मे बी इन एनी 3 states of matter, therefore solid, liquid, gases. So how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? यानी कि वैसे सब्सटेंस जिनके जो मतलब कि इधर शुरुआत से समझते हैं कि वो सब्सटेंस जो कि स्मॉल पार्टिकल, मतलब कि द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। यानी वैसे सब्सटेंस जिन्हें सेपरेट करा जाता है जो डिफरेंट साइज़ के जो मटेरियल्स होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, उनसे उन सब्सटेंस को सेपरेट करा जाता है।
दिस मे बी इन एनी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि ऐसा तभी होगा जब कोई तीन मैटर में ये चीज़ें होंगी। कौन कौन सी मैटर? सॉलिड, लिक्विड और गैस मैटर में। फिर यह कि हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब इधर एक क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग ऐसा कैसे करेंगे कि वैसे सब्सटेंस को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के हैं और एक साथ मिक्स हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन, वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ जो कि है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ने विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को जो टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन इसे स्टार्ट करना है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इस टॉपिक के पहले वाले सारे टॉपिक कवर कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को ये कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। We will discuss some simple methods of separating substances that are mixed together. You may come across some of these methods being used in day-to-day activities. यानी कि हम लोग अभी कुछ सिंपल मेथड जो है जो सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस है उन्हें हम लोग पढ़ेंगे साथ में, जो कि एक साथ जो मिल जाते हैं उन्हें सेपरेट करने का, उन्हें हम लोग अभी पढ़ेंगे। और हम लोग वैसे सब्सटेंस को, वैसे मेथड्स को अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है हैंड पिकिंग। तो इधर एक्टिविटी 2 है, से हम लोग पढ़ते हैं। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप to the classroom. Now spread the grain on a sheet of paper. Do you find only one kind of grain on the sheet of paper? Are there pieces of stone, husk, broken grains, and particles of any other grain in it? Now remove with your hand the pipe of stone, husk, and other grains from it. यानी कि जो आप लोग जब भी, मतलब कि आप लोग कहीं बाहर जाइए और आप लोग फूड ग्रेन का जो पैकेट होता है उसे ख़रीदें, और फिर क्या है कि आप उसे ख़रीद के अपने क्लासरूम में लाएं और उसे एक पेपर पे सारा जो भी ग्रेन है उसे रख दीजिए। और रखने के बाद आप लोग क्या नोटिस करोगे कि खाली वहाँ पे जो ग्रेन आप लाए हो वही ग्रेन नहीं है। जैसे आप लोग राइस लाए हो तो वहाँ पे खाली उस पेपर में राइस ही नहीं है, राइस के साथ बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स भी है, जैसे स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन और बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स। तो इन सब पार्टिकल्स को आपको ग्रेन से रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप अपने हाथ से उन्हें क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। जो भी जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे उन्हें आप लोग अपने हाथ से रिमूव करेंगे। तो इस मेथड को क्या कहते हैं? ऐसा मेथड जिस मेथड में हम लोग अपने हाथ का यूज़ करके जो भी स्मॉल पार्टिकल, डस्ट, हस्क, स्टोन, इनको सेपरेट करते हैं फ्रॉम द ग्रेन, उन्हें हम लोग, उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब हाथ, और पिकिंग मतलब उठाना। यानी जो भी ग्रेन है उससे जो भी स्मॉल पार्टिकल्स है और जो भी हस्क है उसको हाथ से उठा के फेंक देना, उसी को हम लोग कहते हैं हैंड पिकिंग। The method of hand picking can be used for separating. The method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities like the pieces of dirt, stone, and husk from wheat, rice, or pulses. The quantity of such impurities is usually not very large. In such situations, we find that hand picking is convenient method for separating substances. यानी कि जो hand picking जो मेथड है इसे हम लोग एक जो लार्जर साइज में, जैसे कि जो साइज इम्प्योरिटीज़ लाइक पीस ऑफ डर्ट, यानी कि ये जो हैंड पिकिंग है हम लोग उसमें काफ़ी लार्जर साइज हैं, जैसे कि कई डर्ट हो गई या हस्क, स्टोन या व्हीट, राइस, पल्स, इनमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर जो वो क्वांटिटी इम्प्योरिटीज़ की वो अगर काफ़ी बड़ी नहीं हुई, वो ज़्यादा बड़ी ना हुई,
तो ये जो हैंड पिकिंग है काफ़ी कन्वीनियंट है, ये जो मेथड है सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। तो फिर ये जो हमारा फर्स्ट मेथड था वो है हैंड पिकिंग। अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या है, थ्रेशिंग। तो पढ़ते हैं इसको। You must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in field after harvesting the crops. Stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundles of stalk lying in the field. How does the farmer separate grain seeds from the bundle of stalk? यानी कि जो थ्रेशिंग होता है उसमें क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा जो भी बंडल होते हैं वीट के या पैडी के, वो सब स्टॉक्स में रखे रहते हैं। स्टॉक यानी वो प्लांट्स के फॉर्म में रखे रहते हैं और किसमें, फील्ड में रखे रहते हैं। तो जब जो स्टॉक्स होते हैं वो जब ड्राई हो जाते, सूख जाते, तो उनको उनसे जो ग्रेन होता है उन्हें सेपरेट करा जाता है। तो हर एक जो स्टॉक होता है उसमें काफ़ी सारे जो सीड्स या ग्रेन्स होते हैं वो अटैच होते हैं। तो क्या होता है, इमेजिन करिए कि जो नंबर ऑफ ग्रेन या सीड्स हैं वो 100 बंडल्स है किसके, स्टॉक के, जो कि फील्ड में रखे हुए हैं। तो जो फार्मर है वो एक एक ग्रेन सीड्स कैसे अलग करेगा उन स्टॉक से। तो क्या होगा इसके लिए, one may pluck mangoes or guavas from the trees, but grain seeds are much smaller than mangoes or guavas, so plucking them from their stalks would be impossible. How does one separate grain seeds from their stalks? आपको पता ही है कि क्या होता है कि जैसे प्लांट्स होते हैं, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा फील्ड में, खेतों में, कि जो प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर ग्रेन्स होते हैं उन्हें काट करके उसमें उनका एक बंडल बना करके खेतों में रख दिया जाता है उनको सूखने के लिए। जब वो सूख जाते हैं तो उनसे सीड्स निकाल लिया जाता है, तो वही होता है स्टॉक। तो क्या होता है कि आप लोग कह रहे होंगे जैसे मैंगो और गुआवा को हम लोग पिकिंग मतलब कि तोड़ करके सेपरेट कर लेते हैं, वैसे इनको भी, पर ये जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं। आप लोगों ने गेहूं का दाना देखा होगा कितना छोटा होता है। तो क्या फार्मर इन सब छोटे छोटे दाने को, एक दाने को, जब 100 स्टॉक्स है तो 100 स्टॉक में कितने सारे एक स्टॉक में कितने सारे प्लांट्स होंगे, उन एक प्लांट्स में कितने सारे ग्रेन्स और सीड्स होंगे। तो ऐसे फार्मर्स तो पागल हो जाएगा इतना करके, तो क्या करेगा। और उसको पिकिंग यानी अब प्लकिंग करके तोड़ के तो निकाला नहीं जा सकता, इतने सारे होते हैं। तो फिर क्या होता है कि द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एक्सेट्रास इज़ थ्रेशिंग। यानी कि जो भी तो फार्मर्स कैसे तोड़ेगा, तो फार्मर क्या करेगा, जो भी प्रोसेस होता है मतलब कि जो सीड्स है उनको निकालने का, वो क्या होता है, वो उस प्रोसेस को कहते हैं थ्रेशिंग। In this process, the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Machines are also used to thresh large quantities of grains. यानी कि जो थ्रेशिंग है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें जो ग्रेन सीड्स होती हैं उनको जो स्टॉक से उनसे अलग करा जाता है। और ये जो थ्रेशिंग है ये बुलक्स के मदद से करी जाती है। जो मशीन्स होती है, मशीन जो लार्ज क्वांटिटी होती है उनकी मदद से भी ये करी जाती हैं। फिर हमारा क्या फिर हमारा एक और यहाँ पर टॉपिक है, एक और मेथड है विनोइंग। तो इसे भी पढ़ते हैं। तो इधर एक एक्टिविटी 3 है, उसे भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। Make a mixture of dry sand with sawdust of powdered dry leaves. Keep this mixture on a plate or a newspaper. Look at this mixture carefully. Can the two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would it too be possible to separate the components by hand picking? Now take your mixture to an open ground and stand on a raised platform. Put the mixture in a plate or sheet of paper. Hold the plate or the sheet of paper
containing the mixture at your shoulder height. Tilt it slightly so that the mixture slides out slowly. What happening? Do both the components, sand and sawdust or powdered leaves, fall at the same place? Is there a component that blows away? Did the wind manage to separate the two components? This methods of separating components of a mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate heavier and lighter components of mixture by wind or by blowing air. अब इधर आप लोग समझिए, जैसे कि बहुत सारा, जैसे एक ग्रेन्स है उसमें काफ़ी सारा मिक्सचर है। क्या किनका किनका मिक्सचर है? हस्क का, स्टोन का और डस्ट का और सोप का, ऐसे बहुत सारे ग्रेन्स में मिक्सचर है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब आप लोग सोचेंगे जो फार्मर होगा या कोई भी होगा वो एक एक करके उनको हटाएगा, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट भी हो जाएगा अगर एक एक करेगा, और आदमी परेशान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको एक हाइट में जाना होगा, मतलब कि आपको अगर आपको एक ऊंची हाइट में जाना होगा, आप नीचे चेयर वेयर भी कुछ रख सकते हो, स्टूल। आपको एक हाइट में जाना है और उसके बाद आपको एक कंटेनर ले लेना है, जो आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं जिसमें सूप लिखा हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग को ले लेना है और जिस डायरेक्शन में एयर बह रही हो, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हवा चल रही हो, उसी सेम डायरेक्शन में आपको खड़े हो जाना है और एक कंटेनर ले लेना है जिसमें आपका ग्रेन्स होगा और उसको आप स्लाइटली धीरे धीरे नीचे गिराना है। तो जिससे क्या होगा, जो हवा है वो हस्क, स्टोन और डस्ट, सूप सबको ले जाएगी और जो ग्रेन होगा वो सेपरेट हो जाएगा। आप लोग एक नीचे कोई कपड़ा बिछा लीजिए जिसपे ग्रेन गिर जाएगा। अब आप इधर फिगर 3.5 में देख पा रहे होंगे विनोइंग प्रोसेस हो रहा है। तो विनोइंग प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो औरत है इसने एक हाइट ले रखी है कि नीचे उसने एक स्टूल रखा है, उसके ऊपर चढ़ गई है और अपने शोल्डर के बराबर से उसने एक कंटेनर में ग्रेन्स को रखा और धीरे धीरे गिरा रही है, और जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो गिरा रही है। जिससे क्या होता है, जो हस्क है, ग्रेन है, और जो हस्क है, सूप है, डस्ट है, वो सब बाहर जा रही है और जो ग्रेन है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है। तो आपको ये जो मेथड है विनोइंग, ये आपको समझ में आ गया होगा। This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains. The husk particles are carried away by the wind. The seeds of grain get separated and form a heap near the platform of winnowing. The separated husk is used for many purposes such as fodder and for cattle. यानी कि जो मतलब कि ये जो मेथड है ये कॉमनली जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स की जो वाइफ होती हैं, ये दोनों लोग यूज़ करते हैं। इनमें क्या होता है, काफ़ी इजी होता है, और जो इसमें जो लाइटर हस्क होता है वो पार्टिकल और जो हैवी सीड्स होते हैं जो अलग हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो हस्क होता है वो जो उनकी जो कैटल्स होते हैं उनके लिए फूड का काम करता है, उनके लिए खाने का काम होता है। यानी ये दोनों चीज़ों का अच्छी तरीके से इस्तेमाल निकाल लेते। तो आपको ये वाला मेथड जो है विनोइंग आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड है वो है सीविंग। तो इसे पढ़ते हैं। समटाइम्स वी मे विश टू अपीयर अ डिश विद फ्लोर. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do? We use a sieve and pour the flour into it. The figure 3.6. तो फिर क्या फिगर 3.6? Sieving allows the fine flour particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain on the sieve. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding it. Usually, a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieving removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with wheat after threshing and winnowing.
तो अभी तक क्या है कि जो सीविंग है तो उसमें क्या होता है कि आप लोग कभी कभी जब भी आप लोग कोई डिश प्रिपेयर करते हैं आटे की, तो उसमें क्या होता है कि आटे में फ्लोर में काफ़ी सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, काफ़ी हस्क हो जाते हैं या डस्ट सॉरी जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं किसके स्टोन के, वो रह जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक सीव लेना होता है। सीव क्या होती है, जिसे हम लोग छन्नी भी कहते हैं, वही सीव। सीव ये जो आप लोग ग्रीन कलर का देख रहे हैं फिगर 3.6 में, यही होती है सीव। तो सीव में क्या होता है कि आप लोग उस फ्लोर को डाल देते हैं और उसमें छोटे छोटे होल्स बने होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स बने रहते हैं, जिनमें से जो फ्लोर होता है उसको जब आप ऐसे ऐसे उसमें डाल के और उसमें जब हिलाते हैं तो क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी चीज़ होती है जैसे स्टोन्स हस्क, ये सब उसी में रह जाते हैं और जो फ्लोर होता है वो निकल जाता है। तो ऐसे भी करके काफ़ी जो आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आपकी मम्मी जब भी रोटी बनाती होंगी तो उसके पहले जो आटा है उसको लेती होंगी, तो उसके पहले जो छन्नी से उससे अपने जो आटा है उसको निकाल लेती होंगी। वो जो प्रोसेस करती है आपकी मम्मी, उन्हीं को ये सीविंग कहते हैं। और ऐसा बहुत ये तो आपके घर में हो गया, और यही जो सीविंग प्रोसेस है ये बहुत ही बड़े बड़े लेवल में भी होता है। जैसे आप लोग फ्लोर मिल में चले गए, जैसे जहाँ पे आपको आटा मिलता है, जैसे एक आशीर्वाद आटे की आप फैक्ट्री में चले गए, वो मिल फ्लोर मिल में चले गए आशीर्वाद आटे की, तो वहाँ पे जो ये सीविंग है ये काफ़ी बड़े प्रोसेस में हो रही होगी, वहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी मशीनरीज लगी होंगी। तो ये होता है अ सीविंग। यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स to separate pebbles and stones from sand। यानी कि ऐसा आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट में भी देखा होगा कि जो सीमेंट होता है उससे जो पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उन्हें हटाया जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, जो ब्राउन कलर की जो चीज़ है ये एक छन्नी जैसा आपको कुछ इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये आप इसको छन्नी जैसा दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि सीमेंट डालते हैं और सीमेंट में जो सीमेंट होता है रियल वो निकल आता है, मतलब कि जो कि रियल मतलब कि जो जिसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं हो, जिसमें पेबल्स स्टोन्स नहीं हो, वो सीमेंट्स, तो वो सीमेंट छलनी से छन के निकल आता है, और जो पेबल्स होते हैं स्टोन्स होते हैं वो बाहर रह जाते हैं। तो ये कुछ मेथड से जो ग्रेन्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको स्टोन्स या हस्क से निकालने के लिए सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंस के ये कुछ मेथड्स थे। तो ये जो टॉपिक था मेथड सीविंग, ये भी ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, और एक है हमारी एक्टिविटी 4। तो इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतने, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ते विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 3 सब्सटेंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को स्टार्ट करना है जो एक्टिविटी 4। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स थे वो हम लोग ने कवर कर लिए थे, तो आज हमें स्टार्ट करना है एक्टिविटी 4। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। Sieve the floor to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the floor. Can we separate the floor and the powdered chalks by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes। यानी कि आप लोगों को सीव लेना है और एक थोड़ी सी क्वांटिटी में जो क्या होता है कि फ्लोर आटा अपने घर से ले लेना है और उसको ले जाकर आप लोग को क्लास में रखना है, और जो चॉक्स होती हैं चॉक उनका अच्छे से पाउडर बना लेना है, बिल्कुल एकदम मिक्स करके पाउडर बना लेना है। फिर उस पाउडर को और जो फ्लोर है उसको मिक्स कर देना, और फिर आप लोग सीविंग करेंगे। तो क्या ये दोनों अलग अलग होंगी? तो नहीं होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फ्लोर और जो चॉक पाउडर होगा वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा और वो दोनों छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, अगर वो लोग डिफरेंट साइज़ में होंगे तब तो वो लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर वो दोनों सेम साइज़ में होंगे तो फिर अलग नहीं हो पाएंगे।
तो फिर अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समटाइम्स it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there are be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulse are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particle get separated. These impurities go into water. यानी कि जब भी ये कभी कभी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करा जाता है कंपोनेंट से बाय विडोइंग एंड हैंड पिकिंग से, उनको हटा लिया जाता है कभी कभी। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ही हल्के इम्प्योरिटीज़ और डस्ट जैसे कि और सॉइल पार्टिकल राइस या पल्स में घुल जाते हैं तो उसे हम लोग हाथ से नहीं निकाल पाते, इसलिए हम लोग उसको यूजुअली उन्हें कुक करने से पहले उन्हें धो देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं और वो सब वाटर में चले जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट? Why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is sedimentation. When the water is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो अब आप लोग इधर ध्यान से समझिए कि देखिए कि जब भी कोई हैवियर कंपोनेंट होता है जो कि पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो वाटर इज एडेड टू इट, यानी कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर settles after water is added to it, the process is called sedimentation. यानी कि ऐसा कि जब कोई भी हैवियर कंपोनेंट्स होता है वो मिक्स रहता है उस जैसे पल्स है, पल्स में जैसे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के वो सब मिक्सड हैं, लेकिन जब हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या जो भी मिट्टी इट्टी होती है वो सब अलग हो जाती है और जो पल्स है वो अलग हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। और फिर दूसरा क्या है, व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation. यानी कि जो वाटर होता है वो डस्ट के साथ जब रिमूव्ड हो जाता है तो वो डिकेंटेशन कहलाता है। यानी कि जब भी जो वाटर होता है वो डस्ट के साथ जब रिमूव हो जाता है तो वो डिकेंटेशन कहलाता है। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation. यानी कि ऐसे और भी ऐसे हम लोग और एग्जांपल्स को ढूंढते हैं जो कि ऐसे और मिक्सचर को ढूंढते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं सेडिमेंटेशन से और डिकेंटेशन से। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture that can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The components that forms the top layer can then be separated by decantation. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantations, it helps a little. But do you still get a few leaves in your tea? You now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaf from prepared tea is better, decantation or filtration?
इट इज बेटर डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अब इधर समझिए कि ये सेम प्रिंसिपल किस में लगता है, लिक्विड में भी लगता है। जैसे दो टाइप के लिक्विड क्या है, ऑयल और वाटर है। इनको मिक्स कर दिया जाए तो इनकी जो टॉप लेयर होती है वो डिकेंटेशन से रिमूव कर दी जा सकती है। अगर उससे पानी हटा दिया जाएगा तो जो टॉप लेयर में क्या ऑयल आ जाएगा, उसमें पानी डाल देंगे तो टॉप लेयर पे ऑयल आ जाएगा और ऑयल को निकाल लिया जाएगा। तो कैसा ये डिकेंटेशन से हो जाता है। तो वैसा ही है जैसे कि आप लोगों जैसे चाय पी रहे हो और चाय में क्या जो टी लीव्स होती है वो रह गई हैं, उन्हें आप लोगों ने डिकेंटेशन से हटाया लेकिन वो फिर भी टी लीव्स उससे नहीं जा रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, उसको हटाएंगे, किससे, स्ट्रेनर से हटा देंगे। तो जब स्ट्रेनर से हटा देंगे तो स्ट्रेनर में जितनी सारी लीव्स होंगी वो सब बच जाएंगी और जो टी होगी वो अलग हो जाएगी। तो ये क्या, ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, जो कि एक मेथड होता है जो टी लीव्स होती है उनको जो प्रिपेयर टी होती है उससे हटाने के। Let us now consider the examples of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो अब इधर क्या है कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही जो टाइम है इसमें हम लोग को अपने वाटर को काफ़ी सेफ करना होगा, वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि जो भी सप्लाई आती है मतलब कि टैप से, नल से, तो पानी कैसा आता है, कभी कभी मडी सा आता है, यानी वो गंदा गंदा, उसमें रेत बालू बहुत सारी होती है। और ऐसा ही पानी रिवर और पॉन्ड का भी है, मडी। तो स्पेशली जब रेन हो जाती तब ज़्यादा मडी पानी उसमें आने लगता है। तो क्या होता है कि ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि सॉइल, इनको रिमूव करा जाए किससे, पानी से। तो इधर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5, इसे भी हम लोग करते हैं। Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. Does some oil settle at the bottom of water? Soil at the bottom of water. Why? What will you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the glass. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? Is the water is second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water through a pipe of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the threads. Woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि एक एक्टिविटी इसमें क्या है कि आप लोगों को कुछ जो मडी वाटर होता है उन्हें रिवर और पॉन्ड से कलेक्ट करना है। अगर ये सब पानी अगर अवेलेबल ना हो तो उसमें आप लोग अलग से सॉइल मिक्स कर सकते हैं और वहाँ पर आधे घंटे खड़े रहें और फिर वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करें। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सॉइल है वो जाके नीचे बैठ जाएगी। तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो फिर आप लोग धीरे से जो ग्लास है उसको गिराना, जो वाटर है उसको टेढ़ा करना है, मतलब कि जो ग्लास है उसको टेढ़ा करना, वाटर को बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और फिर अनदर ग्लास में डालना, तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे, जो वाटर तो चला जाएगा फ्रॉम द टॉप इनटू द अनदर ग्लास, यानी कि जो वाटर रहेगा वो चला जाएगा। तो आप लोग इस प्रोसेस को फिर क्या कहेंगे, फिर जो सेकेंड ग्लास होगा वो भी अभी थोड़ा मडी या ब्राउन कलर में वो पानी होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसको फिल्टर करना होगा। किससे, क्या ये टी स्ट्रेनर से करना होगा? तो इसके लिए चलो हम लोग फिल्टर करते हैं, किससे, एक पाइप में
जो स्मॉल क्लॉथ नहीं होता, क्लॉथ कपड़ा, उसको बांध देते हैं और फिर वहाँ से पानी डालते तो पानी क्या थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, साफ साफ होने लगेगा। फिर क्या, अ फिल्टर पेपर इज ऑन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। फिगर 3.9 फिर फिगर 3.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a coin. So, coin is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filtered paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the filter. तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर जब आप लोग उस स्मॉलर पोर्स से जब पानी निकालेंगे तब भी, लेकिन जो पानी होगा वो थोड़ा थोड़ा कहीं से ब्राउन, उसमें थोड़ी सॉइल होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फिल्टर पेपर आता है, उसमें जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी फाइन से होते हैं, काफ़ी कम होते हैं, तो उससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और जो भी सॉइल्स होती है वो निकल नहीं पाएगी और जो वाटर है वो आ जाएगा। तो इसमें आपको वहाँ पे फिक्स कर देना है ग्लास के ऊपर से, और फिर आपको जब पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी पानी है वो काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा, बिल्कुल साफ़ पानी हो जाएगा, क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा फाइन पोर्स होते हैं। फिर fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth of a strainer. यानी कि क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जितने भी जूस होते हैं, उनको भी सबसे पहले पीने से पहले उनमें क्या करा जाता है, उनको भी फ़िल्टर करा जाता है, ताकि क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट होते हैं, सीड्स होती है, ये सब चले जाए और जो जूस है वो खाली हमारे पास आ जाए। तो और ऐसा हर जगह होता है, जैसे कि हम लोग कॉटेज बनाते हैं, कॉटेज चीज़ या पनीर भी कहते हैं उसी को। तो इसको जब हम लोग अपने घर में बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है उसमें जो लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो दूध होता है वो फट जाता है और फिर उसके बाद जो पनीर होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, या एक फाइन क्लॉथ से या फिर स्ट्रेनर से। तो फिर जो हमारा टॉपिक था ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन, उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा इवापोरेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद शौर्य। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 NCERT साइंस चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों को एवोपरेशन को स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एवोपरेशन के पहले वाले सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग को एवोपरेशन स्टार्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Activity 6. Add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well. Do you see any change in the color of water? Can you see any salt in the beaker after stirring? Heat the beaker containing the salt. Let the water boil away what is left in the beaker. In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. The process of conversion of water into its vapor is called evaporation. The process of evaporation takes place continuously wherever water is present. Where do you think salt comes from? C. Water contains many salts. Mix in it. Once of these salts in the common salt
when sea water is allowed to stand in shallow pits. Water gets heated by sunlight and slowly turn into water vapor through evaporation. In a few days, the water evaporates completely, leaving behind the solid salts. Common salts is then obtained from the mixture of salt by further purifications. Notice them purifications. तो यहाँ पर क्या है कि जो आप लोगों ने आप लोग 2 चम्मच दो स्पून में मतलब कि जो 2 चम्मच सॉल्ट है उसको एक वाटर में बीकर में रख दीजिए और थोड़े देर बाद आप लोग देखिए कि क्या कोई कलर चेंज हुआ। कलर तो चेंज नहीं होगा लेकिन जो वाटर होगा वो काफ़ी कम हो गया होगा या फिर ख़त्म ही हो गया होगा। वो क्योंकि वो इवोपरेट हो गया। इवोपरेट मतलब कि अब आप लोगों को प्रैक्टिकली बताता हूँ। आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, आप लोग में बहुत सारे लोग चाय पीते होंगे, उनके पेरेंट्स चाय पीते होंगे, तो आप लोग अपनी मदर से पूछिए, आप लोग ये खुद भी कर सकते हैं। यानी कि जब भी आप लोग चाय बनाते होंगे तो क्या करते होंगे, जब चाय को किसी चीज़ से ढक देते होंगे फिर थोड़ी देर बाद देखते होंगे गरम गरम चाय, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चाय है उसको जब आप उठा के देखते तो उसमें क्या उसकी जो प्लेट आपने रखी होगी ऊपर वो पूरा गीला हो जाता है, उसमें पानी आने लगता है। वो पानी पता है क्या होता है, जो भी हर चीज़ में वाटर, आपको पता ही होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ों में जो वाटर होता है वो होता ही होता है। यानी कि अगर आप लोग कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं या चाय बनाते हैं या मिल्क गर्म करते हैं या कुछ भी करते हैं तो उनमें वाटर तो हर जगह होता ही होता है। तो क्या होता है कि जो वाटर हर जगह होता है, इसलिए जब भी आप लोग उसको ढक देते होंगे तो फिर थोड़ी देर बाद देखते होंगे कि उसमें पानी पानी हो गया है, उसमें काफ़ी सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। ऐसा इसलिए होता है कि सुनिए आप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी वाटर को अगर आप लोग जैसे वाटर है उसको आप लोग उबालिए, जब वो पानी खूब देर तक उबलेगा तो काफ़ी गर्म हो जाएगा और फिर आप लोग देखते हो कि उसमें स्टीम निकलती है, यानी उसमें धुआं मतलब कि भाप निकलने लगती है। अगर आप उसी भाप को ऐसे पकड़ मतलब कि उसके ऊपर प्लेट रख देंगे तो वो जो भाप उठती है ना हवा, उस हवे में जो वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर उन्हीं में होता है। यानी कि जो उस वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो भाप बन के उड़ जाती हैं और हम लोग तभी उसमें क्या प्लेट रख देते हैं तो जो भाप होती है वो प्लेट में रखती है और भाप में क्या होती है, स्टीम में क्या होती है, वाटर ड्रॉपलेट्स वो प्लेट में लग जाती है। तो यही जो प्रोसेस है कि जब हीट पड़ती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स बन करके स्टीम बन करके ऊपर उठ जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एवापोरेशन कहते हैं। और जो सी होता है, सी में क्या नमक होता है, नमक भी ऐसे बनता है। जब सन की गर्मी पड़ती है तो समुद्र गर्म होता है और जो पानी है वो सॉल्ट पिट में चला जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पानी है वो सॉलिड हो जाता है और वो नमक में कन्वर्ट हो जाता है और फिर उसको कॉमन सॉल्ट की तरह ऑब्टेन कर लेते हैं। उसको फर्दर प्यूरिफिकेशन करने के बाद उसे अच्छे से हम लोग यूज़ करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो ये टॉपिक है तो ख़त्म हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये है यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड्स ऑफ सेपरेशन। तो हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। वी हैव स्टडीज सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। Often one method is not sufficient to separate the different substance present in a mixture. In such a situation, we need to use more than one of the methods. तो यहाँ पे क्या है कि हम लोगों ने पढ़ा होगा ऐसे सारे मेथड्स जो कि सब्सटेंस के सेपरेशन में होते हैं, लेकिन उनके जो मिक्सचर में जो उनके सब्सटेंस के जो सेपरेशन होते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं है कि हर टाइप के सब्सटेंस को चेंज कर दिया जाए, मतलब कि सेपरेट कर दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग को कुछ मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे। तो इधर क्या एक एक्टिविटी 7 है, इससे भी हम लोग पढ़ते हैं। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल वी सेपरेट दीज? Already saw that hand picking would not be a practical method for separating these. Keep this mixture
Keep this mixture in a beaker and add some water to it. Leave the beaker aside for some time. Do you see the sand settling down at the bottom? The sand can be separated by decantation or filtration. What does the decanted liquid contain? Do you think this water contains the salt which was there in the mixture at the beginning? Now we need to separate salt and water from the decanted liquid. Transfer this liquid to set kettle and close its lid. Heat the kettle for some time. Do you notice steam coming out from the spout of the kettle? Take a metal plate with some ice on it. Hold the plate just above the spout of the kettle as shown in figure 3.13. What do you observe? Let all the water in the kettle boil off. अब इधर समझिए, यानी कि आप लोगों को जो मिक्सचर है सैंड का और सॉल्ट का, उससे आप लोगों को सेपरेट करना है सैंड और सॉल्ट को। तो ये हैंड पिकिंग यानी हाथ से हटाना, तो ये इससे तो हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बीकर लेना पड़ेगा। बीकर में क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा और बीकर सॉल्ट सैंड और वाटर को ऐड करके बीकर को साइड में रख दीजिएगा। फिर क्या होगा कि जो सैंड होगी वो नीचे जाने लगेगी बॉटम में, और जो सैंड हो गई वो सेपरेट हो जाएगी किससे, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन से। फिर क्या होगा कि जो लिक्विड बचा होगा वो क्या होगा, उसे कैसे हटाना पड़ेगा, जो वाटर उसको कैसे सेपरेट करेंगे सॉल्ट से। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसे जो वाटर और जो सॉल्ट है उसे केटल में रखना पड़ेगा और फिर केटल को खूब तेज बॉईल करना पड़ेगा। जब केटल बॉईल होने लगेगी तो काफ़ी गर्म हो जाएगी और फिर उससे स्टीम निकलेगी, और स्टीम निकलने के बाद क्या होता है कि उसमें वाटर के ड्रॉपलेट्स आते हैं। फिर ऊपर आप लोग एक मेटल प्लेट रख दीजिएगा, फिर आप ऑब्जर्व करिए कि क्या कि जो केटल में जितना पानी था वो सब बॉईल ऑफ हो गया। When the steam comes in contact with the metal plate cooled with ice, it condenses the forms liquid water. The water drops that you observe falling from the plate were due to condensation of the steam. The process of conversion of water vapor into its liquids form is called condensation. यानी कि फिर आप लोग जब देखते हैं कि जब स्टीम आने लगती है तो आप लोग उसके ऊपर एक आइस रख देते हैं और उसके ऊपर एक मेटल प्लेट रख देते हैं। फिर क्या आप लोग देखते हैं मेटल प्लेट को हटा करके कि जो स्टीम होती है, जो भाप होती है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पानी में। अब आप लोग इसको आप लोग अपने घर में भी ये सब कर सकते हैं। कैसे, यानी जब भी आपकी मम्मी सब्ज़ी बनाए या चाय बनाए तो उसके बाद आप थोड़ी देर बाद उसमें जब धुआं निकलने लगे, स्टीम निकलने लगे, तो उसमें आप लोग एक मेटल प्लेट रख दीजिएगा और फिर आप लोग क्या देखेंगे कि थोड़ी देर हटा के देखिएगा कि उस मेटल प्लेट में क्या पानी आ जाएगा। वो पानी क्या था कि जो भाप होती है उस भाप में क्या वो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है, वो भाप में पानी ही होता है। या फिर आप लोग ऐसे हाथ लगा सकते हैं, तो जब भाप आपके हाथ में लगेगी तो आपको फील होगा कि गीला गीला कुछ आ रहा है, तो वो सब पानी ही होता है। और जो ये प्रोसेस होता है ना कि स्टीम वाटर को स्टीम से हटा करके फिर वाटर में कन्वर्ट कर देना, यानी कि स्टीम को कन्वर्ट कर देना किसमें, पानी में, तो वो क्या कहलाता है, वो कंडेंसेशन कहलाता है। Did you ever see water drops condensed under a plate that has been used to cover a vessel containing milk that has just been boiled? After all the water has evaporated, what is left behind in the kettle? We have thus separated salt, sand, and water using process of decantation, filtration, evaporation, and condensation. Paheli faced a problem while recovering salt mixed with sand. She has mixed a packet of salt in a small amount of sand. She then tried the method suggesting in activity 7 to recover the salt. She found, however, that she could recover only a small part of the salt that she had taken. What could have gone wrong?
आप इधर समझिए कि ये जो आप लोगों के जो प्रोसेस था, इसमें क्या हुआ कि जो कंडेंसेशन था, वो जो आप लोगों ने फिर क्या से हम लोग वो वाला टॉपिक में चलते हैं। कौन से टॉपिक में? जो सैंड और सॉल्ट और वाटर मिक्स कर दिया, तो वाटर तो निकल गया, फिर सैंड और सॉल्ट बचा, तो सैंड क्या हुई कि सैंड तो नीचे रह गई और सॉल्ट को निकाल लें। लेकिन जो पहली थी उसने क्या करा कि उसने जो सॉल्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिया और सैंड को काफ़ी कम। तो इसमें क्या हुआ कि उसका जो सॉल्ट है वो काफ़ी कम निकल के आया और जो बाकी जो सॉल्ट था वो सब चला गया। तो देखिए 13.14 में देखिए डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, यानी कि जो सॉल्ट है वो घुल गया किसमें घुल गया? वाटर में घुल गया। तो यही चीज़, तो जो उसका सॉल्ट है वो काफ़ी उसको कम मिला। तो इसमें आप लोग बताइए क्या गलती हुई होगी पहेली से कि उसका जो सॉल्ट है वो रिकवर नहीं हो पाया। तो ये जो हमारा टॉपिक था ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैन वाटर डिज़ोल्व एनी अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि क्या वाटर किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिज़ोल्व कर सकता है। तो इसे भी हम लोग इसी वीडियो में कवर करते हैं। इन चैप्टर 2 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिज़ोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more of these substances to fix a quantity of water? यानी कि हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ रखा है कि जो सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, उन सॉल्यूशन को हम लोग क्या कहते हैं? सॉल्यूबल कहते हैं। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो कि पानी में घुल जाते हैं उन्हें हम लोग सॉल्यूबल कहते हैं। और अगर क्या हो कि हम लोग जो सब्सटेंस है उन्हें बस ऐड ही करे जा रहे हैं मोर और मोर, ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर क्या होगा? तो इसे हम लोग पढ़ेंगे आगे की जितने भी हमारे पार्ट्स आएंगे। तो हमारी इधर एक क्या है, एक है हमारी एक्टिविटी 8, इसे भी हम लोग कवर करते हैं। You will need a beaker or a small pan, a spoon, salt and water. Pour half a cup of water in the beaker. Add one teaspoonful of salt and stir it well until the salt dissolves completely. Again, add a teaspoonful of salt and stir well. Go on adding salt 1 teaspoonful at time and stir. After adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains undissolved and settled at the bottom of the beaker? If yes, this means that no more salt can be dissolved in the amount of water we have taken. The solution is now said to be saturated. Here is a hint as to what might as to might have large quantity of salt mixed with sand. Perhaps the quantity of salt was much more than that required to form a saturated solution. The undissolved salt would have remained mixed with the sand and could not be recovered. She could solve her problem by using a large quantity of water. तो अब इधर समझिए कि क्या है कि आप लोगों को एक बीकर ले लेना या फिर आप लोग को एक स्मॉल पैन ले लेना है और क्या करना है कि उसमें जो स्पून है उसमें एक सॉल्ट डाल देना और वाटर में मिक्स कर देना। फिर आप लोग को आपको उसमें मिक्स कर देना। फिर उसमें क्या थोड़ा सा टीस्पून सॉल्ट को डालना, उसे घोल लेना, फिर थोड़ा सा डिज़ोल्व करना है कम्प्लीटली। फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा टीस्पून सॉल्ट डाल देना, फिर उसको डिज़ोल्व कर लेना, फिर थोड़ा सा डालना और फिर डिज़ोल्व कर लेना। फिर क्या करना है, फिर थोड़ी देर बाद थोड़े स्पून जब आप लोग उसमें डिज़ोल्व कर चुके होंगे तो फिर क्या होगा उसमें क्या अनडिज़ोल्व एंड सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द बीकर। और यानी कि जो सॉल्ट होगा, जो अनडिज़ोल्व चीज़ होगी वो सब जो बॉटम में सेटल हो चुकी होगी, यानी जो बीकर है उसमें सेटल हो गई होगी बॉटम साइड में। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो भी नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेट। यानी कि हम लोग जितना भी सॉल्ट मिलाते जाएंगे तो क्या होगा कि जो भी सॉल्यूबल चीज़ भी होगी
वो भी चीज़ फिर थोड़ी देर बाद वो घुलेगी नहीं और जा कर के कहाँ बॉटम साइड में जा कर के बैठ जाएगी और पूरी तरीके से नहीं घुलेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो चीज़ सैचुरेटेड हो गई, यानी सॉल्ट सैचुरेटेड हो गई। तो यहाँ पे हमें एक हिंट मिलती है कि पहेली के साथ क्या गलत हुआ था। तो पहेली के साथ गलत ये हुआ था कि जो पहेली थी उसने बहुत ही ज़्यादा जो नमक है उसको एक बार में मिला दिया था। और हम लोगों ने यहाँ पे भी पढ़ा था कि अगर हम लोग सॉल्यूबल चीज़ को भी काफ़ी ज़्यादा मिला देंगे तो वो भी इनसॉल्यूबल की तरफ रिएक्ट करने लगेगी और वो सैचुरेटेड हो जाएगी। यानी कि पहेली के केस में भी क्या हुआ था कि जो सॉल्ट था वो सैचुरेटेड हो गया था किसके साथ, वो हो गया था सैंड के साथ। इसलिए जितना भी पानी था, थोड़ा सा पानी में जो भी सॉल्ट मिला था वो इवोपरेट होकर के उसको रिकवर हुआ, बाकी सारा सॉल्ट बर्बाद हो गया। तो क्या है कि तो हम लोगों को का जो भी सैंड है वो कुड नॉट बी रिकवर्ड, शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो फिर उसने क्या वो सॉल्ट को वो रिकवर नहीं कर पाई, तो और सैंड को भी नहीं, तो इसलिए क्या हुआ उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ी। तो suppose she did not have sufficient quantity of water to dissolve all the salt in the mixture. Is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated? Let us try and help पहेली out। यानी कि सपोज करिए कि उसके पास ज़्यादा पानी नहीं है, उसके पास थोड़ा ही पानी है, तो फिर क्या तो फिर ये जो उसका जो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो गया था, क्या इसे फिर से रिकवर हम लोग कर सकते हैं? तो चलिए हम लोग इसको ट्राई करते हैं। तो ये जो हमारी एक्टिविटी 8 थी ये तो कंप्लीट हो गई है। अब जो हमारी एक्टिविटी 9 है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को जो एक्टिविटी 9 है उसे स्टार्ट करना था। तो इसके पहले वाली जो एक्टिविटी थी एक्टिविटी 8, उसको हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। Take some water in a beaker and mix salt in it until it cannot dissolve any more salt. This will give you a saturated solution of salt in water. Now add a small quantity of salt to this saturated solution and heat it. What do you find? What happened to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating it? Let this hot solution cool. Does the salt appear to settle at the bottom of the beaker again? The activity suggests that a larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. Does water dissolved equally amount to different soluble substance? Let us find out. यानी कि जो आप लोग को एक बीकर ले लेना है और उसमें जो सॉल्ट है वो तो मिक्स रहेगा और मिक्स कर देना है, और फिर उसको अगर वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा सॉल्ट डिज़ोल्व नहीं हो सकता है, तो और वो सैचुरेटेड हो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस बीकर को काफ़ी गर्म करना पड़ेगा, हीट देना होगा। तो उससे फिर क्या होगा कि वो जो सॉल्ट होगा वो अनडिज़ोल्व होने लगेगा और वो बॉटम में आ जाएगा। क्या बॉटम में आ जाएगा या फिर वो डू इज डिज़ोल्व नाउ, क्या वो अभी तक डिज़ोल्व हो गया? इफ़ यस, अगर हाँ तो फिर ये सही है कि अगर जो भी सैचुरेटेड सीड है यानी सॉल्ट है उसको हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं बाय हीटिंग। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल। जब ये गर्म सॉल्यूशन ठंडा हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि यह फिर से जो बॉटम में सॉल्ट फिर से दिखाई देने लगेगा। तो इसके लिए एक और एक्टिविटी है, उसे हम लोग देखते हैं और फाइंड करते हैं कि और क्या हम लोग इसी तरह और भी सब्सटेंस के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो वह एक्टिविटी 10। Take 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. Add a teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Record the number of spoons of salt that dissolve in the water in table 3.2. Now repeat the same activity with sugar. Repeat this with some other substance that are soluble in water.
What do you notice from table 3.2? Do you find that water dissolves different substance in different amounts? We have discussed a few methods of separating substance. Some of the methods of separating presented in this chapter are also used in a science laboratory. We also learned that a solution is prepared by dissolving a substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. यानी कि आप लोगों को 2 गिलास हाफ कप पानी ले लेना है और उसमें थोड़ा सा टीस्पून जो होता है सॉल्ट को ऐड कर देना है। फिर क्या होगा कि आप लोगों को जो गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 टीस्पून, फिर उसमें आपको एक थोड़ा सा टीस्पून सॉल्ट है उसे आपको फिर से ऐड करना होगा। और फिर तो जब आप लोग इसे मतलब कि ऐड कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि जो मतलब कि जो भी सॉल्ट होगा वो सैचुरेट से हो जाएगा। अगर तब भी ये मतलब कि डिज़ोल्व नहीं हो रहा वाटर में तो फिर आप लोग ये जो फिगर टेबल 3.2 है इसमें फिर से रिपीट कर सकते हैं एक्टिविटी किसके साथ, शुगर के साथ। तो आपको जैसा जैसा आप लोगों ने सॉल्ट के साथ करा वैसा वैसा आप लोग को शुगर के साथ भी करना है। तो ये जो टेबल बनी है 3.2 इसमें क्या है, सॉल्ट सब्सटेंस लिखा है तो नीचे सॉल्ट और शुगर और नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सब्सटेंस दैट डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि वैसे चीज़ जो कि वाटर में कितने स्पून्स डिजॉल्व हुई। ये आप लोग जब आप लोग ये एक्टिविटी करेंगे तो ये लोग ये आप अपने मन से ही भर देंगे। फिर क्या है कि हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेपरेशन प्रेजेंट है या नहीं, और ये सब आप लोग साइंस की लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं। We also learned that solution is prepared by dissolving substance in a liquid. A solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. यानी कि आप लोग और मतलब कि हम लोग और लर्न करेंगे कि सॉल्यूशन जो है ये प्रिपेयर हो पाता है डिजॉल्विंग में सब्सटेंस मतलब कि लिक्विड में या नहीं। ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड अगर होता है कि डिजॉल्व होता है, ये सब जितने सब्सटेंस है इनमें पता चलेगा। तो जो हमारा टॉपिक था एक्टिविटी 10 थी तो ख़त्म हो चुकी है। अब जो हमारा इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है 3rd चैप्टर ये भी ख़त्म हो चुका है। तो इसके ये जो कीवर्ड्स है इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला क्या है, कर्निंग, कंडेंसेशन, डिकेंटेशन, इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन, सीविंग सॉल्यूशन, थ्रेशिंग, विनोइंग। तो इसके कीवर्ड्स भी हम लोगों ने ख़त्म कर लिए और ये चैप्टर भी इन्हीं के साथ ख़त्म होता है। तो अब जो हमारा जो इसकी एक्सरसाइज है ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।